Good morning, India. Hopefully everyone's doing well. हम खड़े हैं गरुडेश्वर वियर डैम जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल साथ है, जो बहुत ही नई कंस्ट्रक्शन है। अभी आपको इसका टाइम लाइन और इसके बारे में सब कुछ हम बताएंगे कि क्या है रियलिटी यहाँ पे आसपास के ट्राइबल लोगों की। सो जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम पिपरिया नाना, मतलब कि नाना होता है छोटा, जैसे मोटे को, बड़े को बोलते हैं मोटा है, जैसे मोटे मोटा भाई, नाना भाई मतलब छोटा भाई गुजराती में। तो गुजरात बना 1960-61 के आसपास। उससे क्या ना जल्दी अब वोडाफोन तो चल ही रहा है। सो ऐसा है कि थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे। तो गुजरात जब बना 1960 में, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो उसके बारे में हम थोड़ा हिस्ट्री जान लें पहले यहाँ पे। तो हमारे साथ यहाँ पे पिपरिया नाना तो गांव का नाम है, हमारे ट्राइब का नाम क्या है? तड़वी, आदिवासी तड़वी। सो हमारे साथ भाई हैं आशीष भाई, विजेंद्र भाई, ईश्वर भाई, मावजी भाई, नरेंद्र भाई, और हमारे साथ हमारे नारी शक्ति रमीला बहन, नैना बहन भी है। सो अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं बातें कि यहाँ पे जो ये स्टैच्यू बना है यूनिटी का। पहले तो इस वीडियो का आगे जाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि कभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आओ तो आपसे विनती करते हैं, भैया ये इन्होंने उसकी कितने की टिकट है, 500, 600, 1000 जो भी है टिकट का रेट, तो भैया आपको कोई टिकट नहीं देनी। नॉन कोऑपरेशन, आना ही नहीं है, ये तो बोलते हैं आना ही नहीं है। तो हम तो अभी तक गए ही नहीं है इनकी बात मान के। तो आओ मत यहाँ पे, पहली बात तो अगर आओ तो दूर से देख के चले जाओ उसको, आके यहाँ के आदिवासियों से मिलो, यहाँ के लोगों से मिलो जहाँ जिनकी ज़मीनें हड़प के ये बनाया गया है। तो यहाँ के टोटल नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के सत्याग्रह के रास्ते पे चलो जब तक इनको हक नहीं दिलाए जाते, क्योंकि हमारे को अपने देश की उन्नति में हाथ बटाना है। इन लोगों की ज़मीनें हड़प के सरकार देश की तरक्की नहीं कर सकती। अगर आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, और आपके पास कोई भी रास्ता ना बचे और उसके बाद उसका तमाशा बनाया जाए, दूसरे लोगों को दिखाया जाए, और फिर अगर आप अपना हक मांगो तो आपको नक्सलाइट बोला जाए, तो आपको मतलब समझ आएगा जिस बात का हम कर रहे हैं। ठीक है ना भैया? तो इनको ना तो हमने पैसा देना कोई, ना इनको टिकट देना। पहली बात तो आओ मत यहाँ पे। अगर आओ तो ट्राइबल लोगों को मिले और श्रद्धांजलि दो, क्योंकि अगर सरदार पटेल आज खुद जिंदा होते, 550 से ज़्यादा रजवाड़े जोड़े हैं उन्होंने और सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा है, देश में एकता बनाई है। इनके पास कोई बंदा नहीं था, इन्होंने हाईजैक कर लिया उनकी इमेज को। गृह मंत्री होते हुए उनका कुर्ता फटा होता था। तो भैया वो अगर होते, वो आज खून के आंसू रोते कि भैया मेरे जो बारडोली आंदोलन है किसानों का, उनकी वजह से सरदार का खिताब मिला था। वो अगर होते, किसान जिसे खेडूत बोला जाता है, उसके साथ खड़े होते और उनकी ज़मीनों दबाने वालों के साथ खड़े नहीं होते, तो वो खून के आंसू रोते। सो हम ऐसे करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। भैया हमें आप थोड़ा हिस्ट्री बताएं इस जगह की, कब से यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई, कैसे आपकी ज़मीनें हड़पी गई? यहाँ पे 1961-62 को सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी, जिसमें सामाजिक उद्धार मीन्स के पानी के बदले में यहाँ पे खेती हो सके गुजरात में। तो उसी विचार से हमने ज़मीनें दी थी, जिसमें थोड़े गांव है वो विस्थापित होके चले गए और दूसरे जो बचे हुए हैं तो उसको अभी कुछ भी मिला नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो लोगों की मौज मस्ती के लिए है, ये कोई सामाजिक उद्धार का कोई इसका मोनोपोलिक नहीं है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि अभी जो डैम का वो प्रोजेक्ट है वो आपका समाप्त हो गया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हेतु फेर किया है आपने, तो उसके लिए हमको अभी हमारी ज़मीन, हमारी आदिवासी की ज़मीन हमको नहीं देनी है और हमारी ज़मीन हमको वापस चाहिए। तो ये हमारा मेन पर्पस है और उसी पर्पस के चलते हुए हमने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया। तो आंदोलन के बीच हम जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में भी यह कहा कि स्थानिक जो लोग हैं, खेडूत थे, उनको हम न्याय देंगे, वो कोर्ट में आएंगे तभी। तो उसका डिसीजन होने के दूसरे ही दिन यहाँ पे तार फेंसिंग और वो काम शुरू कर दिया। तो इसमें से कहीं ऐसे खेडूत है कि जिन्होंने पैसा भी नहीं लिया, फिर भी उनको खेती करने के लिए रोका गया
और जो भी खेती करने जाता था उन पे इन्होंने स्थानिक प्रशासन द्वारा केस कर दिए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आंदोलन अभी चल रहा है और ये आंदोलन आगे भी चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें थोड़ा ये बताओ कि जैसे अब यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं इस एरिया के मतलब बताओ, क्योंकि ये हमारे खेत हैं आपके, जो आप यहाँ पे खड़े हो ये सामने आपके खेत हैं। ये खेत बिल्कुल फ्लड में आ जाते हैं। जैसी यहाँ पे कोई भी बारिश, कोई भी पानी आता है, ये डैम का पानी रिलीज हो जाता है, तो अब यहाँ पे आप खेती भी नहीं कर पा रहे। तो आपकी कुछ तो जमीनें दबा ली गई हैं, बाकी जो बची जमीनें हैं वो सीधा इस डैम की वजह से मतलब कि वाइल्ड लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दरख्त काट दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि ज़्यादा ऑक्सीजन वाले प्लास्टिक के दरख्त लगाए गए हैं यहाँ पे, जिनसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पे एरिया में। सो वो भी हम पूछेंगे उसके बारे में। तो हमें थोड़ा बताओ कि क्या इफेक्ट हुआ है यहाँ पे आपके डेली आपकी जो लाइफ को कैसे इफेक्ट करा इसने? यहाँ पे क्या है कि विकास के नाम पे इन्होंने यहाँ के झाड़ और वो काट दिए, और आप स्टैचू जाओगे तो वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि प्लास्टिक के झाड़ और प्लास्टिक का गार्डन बनाया हुआ है। और दूसरा, यहाँ पे जो स्थानिक आगेवान है हमारे विजय भाई, तो वो आपको अच्छी तरह बताएंगे कि यहाँ पे जो खेती है वो डैम की वजह से पूरी बर्बाद हो गई, तो उसका वरतर भी कुछ भी नहीं मिला। और दूसरा, जो वो देने के लिए गए थे वहीवटदार को, तो उन्होंने भी अभी कुछ भी योग्य जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात है, वो विजय भाई अच्छी तरह से बता सकते हैं, तो विजय भाई थोड़ा आप बताइए। वो जो वेर डैम के लिए जो जमीन संपादन किया था, वो जमीन थोड़ा तेज बोलिए भैया। 68 हेक्टर जमीन संपादन किया था, 68 हेक्टर जमीन संपादन किया था। और उस 68 एकड़ जमीन के चक्कर में 1200 एकड़ जमीन हमारा संपूर्ण डूब गया। यहाँ ये वेर डैम बनाने से वो जो पानी इधर बैक हुआ पानी। और डैम का आपने बताया कि डैम का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, यहाँ पे पर्यटक आके बोटिंग कर सकते हैं, उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य नहीं है। वो 12 किलोमीटर का सरोवर बनाया वो टूरिस्ट लोगों के मस्ती करने के लिए। उससे कोई पानी आपके खेत को नहीं मिलता, ना ही यहाँ के आसपास के किसी एरिया को कोई उससे फायदा होता है इरिगेशन में या खेती में? नहीं होता है। और 30 साल से हमारे यहाँ कैनाल बना है, वो दूसरा डैम है राजपीपड़ा में, वहाँ से 30 साल से कैनाल बना है, आज तक पानी नहीं आया। बार बार रजूआत किया हमने। 2013 में वादा किया था मोदी जी ने, जो यहाँ पे स्टेचू का शिलान्यास करने के लिए आए थे, तब बोला था, और वो कागज़ में हमें लिख के दिया है 3 महीने में आपको पूरा सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन आज तक 60 साल हो गया, आज तक हमें पानी नहीं मिला है। तो ये कागज़ पे वो दिखा रहे हैं हमें कि जो आपको बेसिकली लिख के बताया था उन्होंने कि 3 साल में आपको पानी भी मिल जाएगा। 3 महीने में। 3 महीने में, हाँ। ये लिखा है यहाँ पे। सो एक बार थोड़ा सा बता दें इसमें क्या लिखा है गुजराती में, कि 3 महीने में क्या इसमें लिखा गया है। टोटल हमने 6 मुद्दे दिए थे, तो उसमें तीसरा मुद्दे में लिखा है कि ये विस्तार में सिंचाई के लिए प्रश्नों के बाबत पे रजूआत की गई है। तो उसके पैकी नर्मदा निगम ने वो प्रश्नों के निकाल के लिए, यहाँ पे नर्मदा निगम है जो SSNL, तो उन्होंने हमको वादा किया था कि 50 लाख रुपए का खर्च का आयोजन होगा। और 22 अक्टूबर 2020 को जो मीटिंग हुई थी, तो मंत्री श्री ने यहाँ पे लिखा है कि 3 मार्च में उसका हम निकाल कर देंगे, ये खातरी इसमें दी गई है। जो ये हम आपको गुजराती में लिखा है वो बता सकते हैं। सो ऐसा बता रहे हैं कि इनको बोला गया कि यहाँ पे हम डैम बनाएंगे आपकी सिंचाई की हेल्प के लिए, और सिंचाई का तो इनको कोई पानी नहीं मिला नहीं। जब भी यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई बड़ा मंत्री आता है, सबसे पहले पुलिस आती है इनके घर पे, इनको उनके आने से पहले ही घर से उठा लिया जाता है, ठीक है ना, कि कोई तरह की प्रोटेस्ट ना हो पाए। इनको उठा के जेल में फेंक दिया जाता है 4 दिन 6 दिन, जितने दिन तक वो मंत्री या प्रधानमंत्री जो भी हैं वो यहाँ रहते हैं, तब तक इनको रिहा नहीं किया जाता। प्रोटेस्ट करने पे, आवाज़ उठाने पे टोटल मनाही है, उसका मतलब है जेल जाना। सो भैया, आप ये गुजराती लोगों को जेल से नहीं डरा सकते। महात्मा गांधी ने कितनी जेलें काटी हैं, सरदार पटेल ने कितनी जेलें काटी हैं, खेड़ा सत्याग्रह, आप बारडोली सत्याग्रह देखें, चंपारण सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह जो गुजरातियों ने लीड करे हैं, वो सारे सत्याग्रह आप देख लें भैया। तो जेल से आप गुजरातियों को डरा नहीं सकते। हाँ जी भाई साहब, अपनी बात अपनी रखें। जो और यहाँ पे शोषण हो रहे हैं उनके बारे में आप बताएं कि आपके एरिया में। मैं सिर्फ ये
नहीं मेरे भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सरदार सर के नाम पे जो इन्होंने अत्याचार शुरू किया है, तो ये सभी बोलते रहो भैया, ये सभी टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि टूरिज्म है तो टूरिज्म के विकास के नाम पे यहाँ पे लोगों को जो दबाया जाता है, तो हम इसका विरोध तो कर ही रहे हैं। साथ साथ में जो सरदार सर ने खेडूतों के लिए काम किया है, तो यहाँ पे तो मैं पहले भी कहा था कि खेती करने के लिए रोका है, तो इनका मेन पर्पस यही है कि गुजरात में जहाँ जहाँ भी टूरिज्म आए तो खेती को रोको और यहाँ पे स्थानिक विकास के नाम पे होटल और वहीं खोलो, ऐसा ही है। इसलिए ये हम यह कहना चाहते हैं कि गुजरात में खेडूतों की क्या कोई औकात ही नहीं है कि वो अपना सवाल भी रख सके। बिल्कुल, खेडूत का मतलब होता है भाइयों, फिर से बता दें, किसान। सो बार बार बता रहे हैं कि किसान की यहाँ पे गुजरात में कोई औकात नहीं है, ना तो अपनी ज़मीन बचा सकते हैं, ना वो खेती कर सकते हैं। एपीएमसी मंडी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, ना यहाँ पे एक्सेस है मंडी को। तो जो भी फसल उगाएंगे व्यापारी आके यहाँ से बहुत ही सस्ते दाम में इनके गांव से खरीद के ले जाते हैं इन्हीं से, क्योंकि गांव से जो गरीब किसान है 1-2-1.5 एकड़ ज़मीन वाला, उसके पास तो साधन ही नहीं है। तो बार बार बोलते हैं भैया हमने ओपन मार्केट कर दी, फ्री मार्केट कर दी, बंगाल में जाके गुजरात का किसान बेच सकता है। भैया 2 क्वांटल, वैसे आपको एक आइडिया देते हैं, वो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल होगा। आप क्या करें, जो 2 एकड़ का किसान है, जब वो 2-4 क्वांटल बीच में से दाना निकाल लेगा अपने गांव में से, उसको आप हेलीकॉप्टर दे दिया करो यार। हेलीकॉप्टर में वो रखेगा 2-4 क्वांटल की बोरी और सीधा उड़ के गुजरात जाके बेच के, गुजरात से बाहर जाएगा, जहाँ पे भी बंगाल जाएगा, बेच के अपनी आ जाएगा, ठीक है ना। और बंगाल भी चले जाएंगे हम, वहां जाके भी जान लेंगे उनके किसानों के मंडी में उनको कहाँ भाव मिलते हैं, क्योंकि हमें पक्का श्योर है कि यहाँ पे कोई मतलब वहां पे भी मतलब रेट नहीं मिल रहा होगा। अभी बात करेंगे इनके बच्चों के बारे में कि इनका बच्चों का भविष्य कैसा है, क्योंकि हमारे पास जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार खुद बताती है, 45% बच्चे हमारे देश में कुपोषित हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा। सो भैया गुजरात का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसकी हम बात करते हैं कि जो लोग यहाँ गांव में रहते हैं उनके बच्चों को खाना कहाँ से आता है, उनके बच्चे क्या पूरा खाना पीना मिल रहा है और कुपोषित तो नहीं है, उनकी शिक्षा के बारे में क्या प्रबंध किए जा रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, मतलब फैमिली और बच्चों के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं हैं। सो बात शुरू करते हैं शोभा बहन से, और हमारे जो और नारी मातृशक्ति यहाँ पे हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक तो पहले डैम बनाया, बहुत बड़ा विकास होगा सोच के, फिर बाद में वियर भी बनाया, लोगों को बहकाया कि आप लोगों का भला होगा, यहाँ लोकल लोगों का, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, पानी भी नहीं मिला है, लोकल लोगों को पानी भी नहीं मिलता, बल्कि उनकी जो ज़मीनें थी वो डैम वियर बनाया जो पानी भरने के लिए, पानी स्टोरेज करने के लिए, उसकी वजह से उनकी ज़मीनें फसल के साथ जो फ्लडिंग होती है तो वो ज़मीनें डूब जाती है, की वजह से उनका तो खाना पीना भी नष्ट हो जाता है, फसलें जो पैसे भी बर्बाद होते हैं, उनका खाना भी बर्बाद होता है। तो वो और बाहर जाकर इतनी महंगी चीज़ें होती है, वो कहाँ से लाएंगे, ना रोजगारी है। और यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, सोचा कि ये कह के कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगारी मिलेगी, पर यहाँ के लोकल लोगों को कोई रोजगारी नहीं मिल रही है। उनको सिर्फ मिलती है कोई सफाई कामदार के लिए मिलती है नौकरी मिलती है, वो भी 200-150 रुपया, वो भी इतना कम रोजगारी मिलती है कि उसमें उनके घर का कोई खर्चा ही नहीं निकलता है, ना पढ़ाई का खर्चा। पढ़ाई की बात करें तो शिक्षा के नाम पे तो पहले पढ़ाई के नाम पे तो ये हो रहा है कि यहाँ इंटीरियर गांव में स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि बच्चे कम आते हैं। अरे भैया 5-6 किलोमीटर चल के बच्चे दूर स्कूल में नहीं जा सकते, ये सोच के तो इंटीरियर गांव में स्कूल चालू किए हैं। तो ये स्कूल बंद कर देंगे तो ये बच्चे दूर और बसेस की तो कोई फैसिलिटी है नहीं, कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे जाएंगे कैसे पढ़ाई करने के लिए। तो सरकार चाहती है कि ये आदिवासी इलाके के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे ना पढ़ेंगे तो सवाल उठाएंगे, इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो उनको नौकरियां भी नहीं देंगे। तो ये चाहते हैं कि ये भूखे मर जाए, बेरोजगार मर जाए, और उनका शोषण, और उनकी ही ज़मीन जिस ज़मीन को उन्होंने एक्वायर्ड की है डैम बनाने के लिए, ये इतना टूरिज्म प्लान करने के लिए, वो ही लोग आज
एकदम बेसहारा अनाथ जैसे इंसान की तरह नहीं जी रहे हैं। उनकी हालत बहुत ही खस्ता हो रही है। आप ये रमीला बेन से पूछेंगे, ये रमीला बेन है जो इनकी जमीन 2 जगह पे संपादित की गई है, पर उनको कोई तमने कोई वળતર મળ્યું છે રમીલા બેન? અમને વળતર કંઈ આપ્યું નહીં. હમણાં બુરી ગયું પણ 2 વખત અમે અરજી આપી પણ અમને વળતર કંઈ ના આપ્યું. જવાબ બી કંઈ ના આવેલો ને આપ્યું બી કંઈ ના. પછી અમારે ખાવા હું અને મહેનત કરેલું એવું આલવું જોઈએ સરકારને. અમને મહેનત કરેલું ના આવેલું, ના બાજરો આવેલો, ના તુવેર આવેલી, ના કપાસ આવેલો, કંઈ ના આવેલું. અમારે જીવવા કેવી રીતે? અમે હું છોકરા લઈને કઈ મજૂરીએ જઈએ તો 40 રૂપિયા ભાડું થાય, 100 રૂપિયા મળે. એમાં અમે છોકરા લઈને કેવી રીતે કામ ધંધો કરવા જઈએ? So basically what she is saying is that there is no sources of employment, no food grains for kids. जो इनका कपास है, no cotton. So basically all the basic things, food, cotton to make clothes, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ये मतलब कि अपना कैसे करेंगे गुजारा? तो इनका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई जरिया नहीं है अपने लिए। जो थोड़ी बहुत ही फसल होती थी वो वीर डैम थैंक्स टू जो ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मजाक किया है यहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती इनको ये गिफ्ट दे दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। इन्होंने मांगा नहीं था, जैसे बिल दे दिए यहाँ पे सेंटर सरकार ने। तो भैया इनकी जो थोड़ी बहुत ही फसल होती थी वो भी आपने हड़प ली। तो मैम ये बताएं एक बार, जो आप बता रहे थे खाने के बारे में, बच्चों को खाना, अब आप मान लेते हैं कि आपकी फसल खराब हो गई, गाँव की खाना नहीं आया, तो बच्चों को कहीं और से खाना मिल सकता है। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहूलत है? स्कूल आपके कब से बंद है? कोरोना से पहले से बंद है? वो पैंडेमिक की वजह से तो स्कूल तो बंद है, पर ये तो एक अलग है। तो खाना कैसे आता है बच्चों को? अगर मिड डे मील तो मिलता ही नहीं है। अच्छा, वो भी बंद है वही लॉकडाउन की वजह से। और ये तो कुछ थोड़ी अब बच्चों को भूखा थोड़ी रखेंगे, वो जो मिलता है वो कहीं से भी लाके खिला देते हैं बच्चों को, खुद भी खाते हैं। मतलब पर उनका जीना बहुत ही दुश्वार हो गया है। और फिर ये भी देखते हैं कि अपनी खुद की जमीन के मालिक होते हुए उनको भिखारियों की तरह जीना पड़ता है। वो बहुत ही अपमानजनक दुखद स्थिति है इनकी। ये खुद इनके लिए इतना दर्द भरा है। हम लोग यहाँ रहते हैं, मिलते हैं इनसे, हमें बहुत ही तकलीफ होती है। हम देख ही नहीं पाते इनकी स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति। और एक और आपको मजाक बताते हैं कि किसान की जमीन उसकी माँ होती है। आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी किसान से चले जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़मीन ही बेचते हम अपनी। यहाँ पे हालत ये हो गई है कि इनकम का कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं। किसानों को उनकी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है यहाँ के पूंजीपतियों के द्वारा। वो आके यहाँ पे इनको बहुत ही जैसे सस्ते दाम में इनको फोर्स किया जाता है कि अपनी ज़मीन बेचो, और हथकंडे अपनाते हैं कानूनी। तो उनसे ज़मीनें इनकी हड़पी जा रही हैं होटल बनाने के लिए और पर्यटक स्थल बनाने के लिए। सो ये समझ नहीं आता भैया कौन सी तरक्की है। हमें तो ये डेवलपमेंट मॉडल समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे ब्रेन को। सो क्या पता आपको समझ आ जाए, तो हमें ज़रूर समझाइएगा कि भैया किस तरह की डेवलपमेंट है। तो आगे वाले मुद्दे पे आप बहन आप स्टार्ट करेंगे क्या? हाँ, आप भी बताएं कुछ। आप गुजराती में बोले, आप गुजराती में। हाँ, हमारी जमीन 2 વર્ષથી આ વીર ડેમ બનાવીને ડૂબી જાય। જુવાર, મગ, મઠ, બાજરી આ બધું આગલે વર્ષે ડૂબી ગયું। તે પણ કહીને અમે અરજીઓ વાળે ઘડી આવેલા કર્યા, કલેક્ટરને આપી, અહીં નિગમવાળાને આપી, તો અમને કોઈ જવાબ નથી આપેલા આજ સુધી। ને વળતર નથી આપ્યું કે અમારે નવી ખેતી કરવી તે કંઈ ના થાય। અમારો જીવાળો જ ખેતી હતી, બીજું કંઈ નહીં। અમારે મજૂરી ધંધો કે નોકરી કોઈ નહીં કરતું અમારે। इनका कहना है, ये ईश्वर भाई मावजी भाई है, इनकी जमीन थोड़ी કેટલી છે જમીન તમારી? જમીન અમારી 12 એકર જેટલી, 12 एकड़ के 12 बींगा, 12 एकड़ जमीन, 12 एकड़ जमीन है उनकी। जो वियर में जब पानी भरता है तो उनकी वजह से उनकी पूरी डूब जाती है पानी में, और उनकी सारी फसल जो खाने का उनका पूरे साल का जो होता है तो वो उसमें खत्म हो जाता है। और 2 साल से ये ऐसी हालत है। और सरकार को वो बात भी करते हैं, अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने, पर उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। ना जमीन का कोई मुआवजा, उस जमीन के बदले में दूसरी कोई जमीन भी नहीं दे रहा है, और फसल जो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। सो हम वापस चलते हैं आशीष भाई के पास। भैया हमें ये बताओ कि सरकार यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हर गांव के, हर ग्रामीण का हो, चाहे आदिवासी हो, जो भी इस भारतवर्ष में रहते हैं, सबका हक है कि उनको कोई भी बीमार हो, अपनी माता बहन को लेके वो जा सकते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की हो। तो आप हमें थोड़ा बताएं कि आपके चिकित्सा की क्या सहूलतें आपको मिलती हैं? चिकित्सा में कहे तो यहाँ पे गड्ढेश्वर एक हेल्थ सेंटर है,
तो वो एक लौता ही है। अभी सीरियस बीमारी हो, अटैक हो या कैंसर हो, तो ऐसी कोई यहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है। अभी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर सूरत जाना पड़ेगा या 100 किलोमीटर दूर बौड़ा जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्थानिक में 100 किलोमीटर एरिया में ऐसी कोई हॉस्पिटल ही नहीं है कि ऐसे बेसिक जो कैंसर और ये प्रॉब्लम आता है तो उनका इलाज हो या प्राथमिक तपास हो। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मोदी श्री हमारे आए थे यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे 39 करोड़ की लाइटिंग लगाई थी और दूसरा 3000 करोड़ का स्टैचू, दूसरा ऐसे वैसे सभी 25 करोड़ के प्रोजेक्ट, इसलिए टोटल 40,000 करोड़ इन्होंने खर्च किए। लेकिन यहाँ पे स्थानिक जो हॉस्पिटल है, स्कूलों है, कॉलेज है, ये अभी कुछ भी नहीं दिए। तो हमारी मांग यही है कि आप इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं टूरिज्म पे, लेकिन यहाँ पे स्थानिक विकास के लिए क्या आप एक हॉस्पिटल भी नहीं दे सकते। और दूसरा मुद्दा यहाँ ऐसा है कि अभी ताज़ा ही है कि यहाँ पे हमारे 7 बार के हक पत्रक में ज़मीनों में इन्होंने इको सेंसिटिव के नाम पे 121 गांव है, ये डूंगर विस्तार के सभी गांव आपको दिखते हैं, वहाँ पे 121 गांवों में इन्होंने हक पत्र में नाम डाल दिए गए थे। तो उसका भी बहुत सारा हंगामा हुआ और यहाँ के स्थानिक एमपी है तो उनके द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेटर भी दे दिया गया था। तो इसके वजह से वो 3 तालुके में तो कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारे गड्ढेश्वर तालुके में 12 गांव आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने हमारे हक पत्रक में इको सेंसिटिव के नाम पे सरकार ने अर्धा हक दावा ले लिया। तो मैं पूछना यह चाह रहा हूँ कि ये सरकार क्या हमारा बाप है या हमारा भाई है कि आपने हमको पूछे बिना, हमारी ग्राम सभा को पूछे बिना अपने हमारे हक पत्रक में आपका नाम डाल दिया। तो ये फुल विरोध है हमारा इसका। सो हक पत्र मतलब कि जो आपके जमीन के जो ओनरशिप के कागज होते हैं, ओनरशिप के कागज, उसके अंदर सरकार का नाम डाल दिया उन्होंने। सरकार का नाम इको सेंसिटिव के नाम पे डाल दिया। आपने नर्मदा योजना किसी की जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराने के लिए हम दोनों पार्टी जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। तो ग्राम सभा जबरदस्ती वाली बात हो गई। गवर्नमेंट ने ऐसा कराया, इन्हें एक तरफ इनको करके अपने नाम ही कर ली सारी जमीन, इन्हें बुलाने की कस्टडी में ले लिया। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आप आदिवासी हैं इस वजह से कि और लोगों के साथ भी हो रहा है जो आदिवासी नहीं है? नहीं, इसमें क्या है, यहाँ पे सभी आदिवासी बेल्टी हैं हमारे। अच्छा। और ये सभी आदिवासी की जमीन है, इसलिए स्थानिक आंदोलन के द्वारा हमने ये आंदोलन छेड़ा और इको सेंसिटिव वाला मुद्दा है यहाँ पे 12 गांव में तो अभी है ही है, इसलिए वो मुद्दा अभी उन्होंने कैंसिल नहीं किया, टेम्पररी स्थगित किया चुटनी की वजह से। और ये हमारा यही डर है कि उन्होंने जो नाम डाल दिया तो हम वापस कोर्ट में जाके उनको भी, ये क्या कर रहे हैं, पहले तो कानून रख देते हैं और हमारे जैसे नवयुवान और दूसरे सामाजिक आगेवान को आंदोलन के द्वारा में हम पढ़ाई लिखाई सभी छोड़ के आंदोलन में ही जाए, इसलिए हमारी जिंदगी भी बेकार कर रहे हैं इसके नाम पे। तो यही सरकार की तानाशाही है, तो यही हमको जागरूक करना है सभी के द्वारा। तो इनका क्या नाम है, छोटे बेटी का? बोल सेसु। क्या नाम है? नाम शेषा बेन है क्या? बोल। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये लोग आदिवासी हैं, ये हमारे भारत देश की शान है भैया। तो आपको ये बता दें कि जब हम गुजरात में घुसे थे पहली बार, हमें पुलिस वाला बोलता है कि हमें 200 रुपये दे दो भैया। मैं किस बात का 200 रुपये? कहता है आपको प्रोटेक्शन देंगे हम आदिवासियों से। मैं ये जानना चाहता हूँ भैया ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन दोगे? ये तो दिखने में नॉर्मल लोग हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, क्या प्रोटेक्शन दोगे आप हमें इनसे? हमें नहीं इनसे कोई खतरा, हमें खतरा है जो सांसद में बैठे आतंकवादी हैं जो इनकी ज़मीनें नपट रहे हैं। सो भैया इनकी ज़मीनें दबाना छोड़ो, आप किसी बंदे के लिए कोई रास्ता तो छोड़ दो कि वो बंदा कैसे, मतलब आपको पूरा हिंदुस्तान बागी करने पे लगे हुए हो आप। गरीबों को आपने बागी कर दिया, मजदूरों को बागी कर रहे हो, लोगों को डेवलपमेंट मॉडल का झांसा दे रहे हो। जो फैसिस्ट सरकारें होती हैं, फैसिज्म की डेफिनेशन पढ़ लें भैया, वो आने में अभी गुजरात में कुछ ही वक्त बाकी है। वैसे तो आ चुकी है वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ गायब है, ऑपोजिशन यहाँ है नहीं, मीडिया एक प्रोपेगेंडा मशीन बच के रह गई है, जो भी मिनॉरिटीज हैं उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, हर बंदा जो हक सच की बात करेगा उसको जेल में फेंक दोगे आप। सो भैया आप क्या बात कर रहे हो डेवलपमेंट मॉडल की? सो आप पहले तो सब गुजराती भाइयों से और सब देशवासियों से ये निवेदन किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, आप दादी जी ऋषि के पुत्र हो, आपका इतिहास क्या है। महात्मा गांधी ने हरिजनों को बराबर हक दिलाए, उनकी शादियां करवाई, ठीक है ना। उसके बाद सरदार पटेल का हक आप देखें, इतिहास पढ़ें, और अनगिनत, क्योंकि आपका इतिहास आपको ज्यादा बेटर पता होना चाहिए भैया। तो आप पढ़ो अपने स्टेट का इतिहास और जानो कि बराबरता के लिए आप कैसे लड़े हो। ये आदिवासियों को
जानवरों वाला ट्रीटमेंट, जानवरों से बदतर वाला ट्रीटमेंट देना छोड़े। उनसे डरने की कोई बात नहीं है, वो शांतमयी तरीके से अपने घरों में रह रहे हैं। जमीनें आपने उनकी दबा ली तो भी सड़कों पे आंदोलन नहीं करने दे रहे आप उनको बोलने नहीं देते, आप उनको घर से आके उठा के ले जाते हो, आप उनको पुलिस हिरासत में रखते हो। ये कौन से तरह का कानून है भैया, हमें समझ नहीं आता। ये कहाँ किसे तुम्हें ऐसे हक दे दिए, इनकी जमीनों की तुमने ओनरशिप कागजों में अपना नाम डलवा लिया सरकार ने जबरदस्ती। ये कैसा मतलब तरक्की हो रही है, हमारे समझ में आ नहीं रहा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें जरूर बताएं, तो हमें भी समझ आ जाए कि भाई ऐसी तरक्की हम भी देखें। और यही डेवलपमेंट मॉडल है जो पूरे इंडिया में ये लागू करना चाहते हैं कि गरीबों के हक दबा लो, सब कुछ ले लो और एंड में मंदिर के नाम पे, अब देख लेना ये 2022 में मंदिर बना के मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे आपसे। और पहली बात तो मंदिर इन्होंने बनाया नहीं, मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल में सरकार का कोई रोल नहीं है। यहाँ के जो इंटरप्राइजिंग लोग हैं, जो यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों ने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है, एंटरप्रेन्योर्स ने, ठीक है ना। जो यहाँ के इंटरप्राइजिंग लोग हैं वो पहले से ही हो रही थी वो। तो प्रेजेंट सरकार का उसमें जो है मैं उसका योगदान नहीं मानता। तो आप अपने हक सच के ऊपर रास्ते पे चलो। सरकार को विनती करते हैं कि आपको इतनी बहुमत दे के हमने चुना है, अपना फर्ज निभाएं। लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, आपको माफ कर देंगे। हमारी आपके साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। सरकार के सब एमएलए एमपी साहब जितने भी हैं उनको बता दें, बात है आपकी नीतियों की, हम आपकी नीतियों का खंडन कर रहे हैं। सो इसको आप एक वेकअप कॉल समझें और दुनिया सारी जागरूक हो चुकी है। हमें आप और बेवकूफ़ और भ्रमित